Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Amar Anis Khan and in today's video lecture we are going to discuss a very important topic from physics and that is laws of motion. Clear? तो previous class में हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन चलेगा और फिर उनसे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हमें डिस्कस करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, पहले फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं. सो आवर टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, it is also known as law of inertia. Law of inertia. क्लियर? काफी सारा डिस्कशन है. तो ये जो टॉपिक है मोस्टली थियोरेटिकल है स्टार्टिंग में, क्योंकि 3 लॉज उनके एप्लीकेशंस हमें बहुत अच्छे से समझने हैं. तो थियोरेटिकल डिस्कशन चलेगा और डिस्कशन इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से रिवाइज करना है. ठीक है, और चीज़ों को रिमाइंड करना है. तो पॉइंट है फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया. तो अब इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस सबकी शुरुआत कहाँ से हुई. इस सबसे पहले एक स्टेटमेंट था जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते थे और उसे काफी लंबे टाइम तक फॉलो किया जाता था. और अभी सुनकर वो स्टेटमेंट क्लियर करना है कि क्या वो पूरी तरह से सही था या नहीं था. ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले था वो ये था और वह क्लियर लिखा था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. ठीक है, ये अरस्तु ने दिया था स्टेटमेंट और इसको काफी टाइम तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करते थे. और स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है और स्टेटमेंट ये है, ध्यान से सुनेंगे. एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते रहने के लिए, मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम ध्यान से सोचें इस पॉइंट को तो हम ये रियलाइज करेंगे कि ये सही लगता है. ठीक है ना, लेकिन ये सही नहीं है. तो काफी टाइम तक लोगों को लगता था, अभी भी अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो लगेगा कि अरे हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो फोर्स लगाते रहना जरूरी है. सपोज यहाँ पे कोई स्टूल है या टेबल है, अगर मैं उसको होल्ड करूँ, जब तक मैं फोर्स लगाऊंगा वो मूव करेगी, जैसे फोर्स लगाना बंद कर दूंगा मूव करना बंद. इसका मतलब ये सही लगता है. इसलिए काफी टाइम तक लोगों को कंफ्यूजन रहा और इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मानते थे. पर बाद में जाके गैलीलियो ने प्रूव किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये सही नहीं है. इसमें गलती क्या है? तो राइट स्टेटमेंट क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट. अब ध्यान से सुनेंगे, देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और अब जो चीजें हैं वो सही बन जाएंगी. तो सही स्टेटमेंट है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन बट अगेंस्ट फ्रिक्शन. चूंकि हमारे आसपास फ्रिक्शन है और हम उसे जीरो नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहने की जरूरत होती है. अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं हो तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी. अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है और मैं उस टेबल को इस तरह से पुश कर देता हूँ, कोई फोर्स लगा के मैंने उसे पुश किया, अब वो टेबल मूव कर रही है. लेकिन अगर फ्रिक्शन हुआ तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी. लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रुकने के लिए नहीं कहेगा. तो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने से करेक्ट किया, यही से हमारा फर्स्ट लॉ निकल के आता है और ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट करना. किसका रेजिस्ट करना? चेंज इन पोजीशन का रेजिस्ट करना. तो चेंज इन पोजीशन जो होती है उसे रेजिस्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं. और ये चेंज इन पोजीशन फिजिक्स में और रियल लाइफ में हर जगह ही एप्लीकेबल है. अगर हमें कुछ बेटर बनना है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, अपने आप को फोर्स करना होगा मेहनत के लिए, पढ़ाई के लिए. तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस केस में चेंज इन पोजीशन नहीं होता है. दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं. तो शायद जो डिस्कशन था काफी इंटरेस्टिंग था, किस तरह से लोगों ने गलत चीज को काफी टाइम तक फॉलो किया और उसके बाद किस तरह से वो गलती दूर हुई. ठीक है, वो गलती ठीक हुई. तो पॉइंट है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो देखो बिल्कुल सिंपल है. लॉ ऑफ इनर्शिया इज if an object is at rest then it remains in rest. If an object is in motion then it moves uniformly along a straight line unless compelled by some external force to act otherwise. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रुका रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसे चेंज इन पोजीशन के लिए नहीं बोले. पॉइंट समझ में आया? रुका है तो रुका रहेगा, फोर्स लगाया तो ही चलेगा. मूव कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो एक्सटर्नल फोर्स है और कंडीशन यही है इनर्शिया में कि फोर्स नहीं होना चाहिए. अगर फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा.
कब तक? जब तक कोई और फोर्स उसे नहीं रोकेगा, जब तक फ्रिक्शन उसे नहीं रोकेगा या फिर हम कोई फोर्स लगा के उसको नहीं रोकेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं हो और ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव कर रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें खुद को एक फोर्स अप्लाई करना होगा। तो अभी हमने जो डेफिनेशन दी, यहाँ दो टाइप के इनर्शिया की बात की। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे समझना काफी आसान है क्योंकि हमारे आसपास इनर्शिया ऑफ रेस्ट हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास रुके हुए हैं अभी, और जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं करेंगे। सेकंड था इनर्शिया ऑफ मोशन। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया। इससे समझने के लिए यही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसे समझने के लिए माइंड में हमें फ्रिक्शन को जीरो करके तोलना होता है चीजों को। अगर फ्रिक्शन को जीरो करके इमेजिन करोगे देन तुम इजीली समझ सकते हो इनर्शिया ऑफ मोशन को। पॉइंट क्लियर है ना? अभी तक ये कंफ्यूज इसलिए कर रहा था क्योंकि हम फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर नहीं करते थे। तो इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन को समझना है तो अपने आसपास फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर करो और अपने आप में इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आने लगेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया इज आल्सो देयर एंड दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पॉइंट ये है कि जब मैंने डेफिनेशन बोला हुआ तुमने एक चीज नोट की होगी, मैंने कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। यानी ऑब्जेक्ट खुद से अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। चेंज इन डायरेक्शन के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। इसका मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज ऑलवेज देयर। तो पॉइंट क्लियर है? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, समझना क्या है। सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी क्लियर है। और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। इसके कॉन्सेप्ट में हम आगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो भी चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है सर्कुलर मोशन में, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद हम सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करेंगे तो वहां वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट लॉ आई थिंक थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बेसिकली दिस लॉ डिफाइंस फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? ये फोर्स की डेफिनेशन देता है कि फोर्स क्या है। क्लियर? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, वो फोर्स की वैल्यू देता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स के नेचर को बताता है। तो क्लियर रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन देता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू देता है। F इज इक्वल टू हमें सबको याद होगा, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड है वो देता है फोर्स के नेचर को। तो ये तीन जो लॉस है इनका काम है। और हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि तीनों फोर्स के आसपास ही घूमते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की क्या डेफिनेशन मिलती है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की डेफिनेशन मिलती है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करती है या एटलीस्ट चेंज करने का ट्राई तो करती है। पोजीशन को चेंज करती है या पोजीशन को चेंज करने का ट्राई करती है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो। थोड़ा बहुत फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, थोड़ा ज्यादा डिसेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी हम ये देख सकते हैं कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या एटलीस्ट चेंज करने की कोशिश तो करता ही है। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एटलीस्ट ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो ये फोर्स के बारे में हुआ और फर्स्ट लॉ के बारे में हुआ। फर्स्ट लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया। इट्स ऑल अबाउट इनर्शिया। नाउ इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। यानी कोई भी लॉ ऑफ मोशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को तो अगर हम एग्जाम्पल से क्लियर करें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं क्योंकि फिजिक्स हमारे आसपास है। तो इसका जनरल एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल हर बुक में, हर रेफरेंस में जो है वो गिवन होता है और वो होता है बस से रिलेटेड। ठीक है? अगर कोई बस जो रुकी हुई है, पैसेंजर उस पर बैठे हैं, अचानक से चलना स्टार्ट कर दी है। ठीक है? अगर अचानक से चलना स्टार्ट करेगी तो हम ये देखेंगे कि उसमें जो भी पैसेंजर हैं बैठे हैं वो पीछे की तरफ लीन होते हैं। ठीक है? पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो जो पीछे की तरफ मूव कर रहे हो ये क्यों हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चूंकि बस रुकी हुई थी, पैसेंजर भी रुके थे, अब उनके बॉडी को रुके रहने की आदत है। क्लियर? जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है? नीचे वाला जो पोर्शन है, पैर है, वो सब बस के कांटेक्ट में होते हैं ऑलरेडी और जो पर्सन है उसका अपर पोर्शन फ्री होता है। जैसे ही बस चलती है नीचे वाला जो पोर्शन है वो मूव कर जाता है आगे, ऊपर वाला पोर्शन अभी भी रुके रहना चाहता है, इसीलिए उसे पीछे की तरफ एक फोर्स फील होता है और इसीलिए हमें बस में धक्का लगता है। तो जो पीछे की तरफ मूव करते हैं पैसेंजर्स, जब बस अचानक से मूव करना शुरू करती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? इसका सेकंड एग्जांपल हम देते हैं। अगर तेजी से मूव करते हुए बस अचानक से ड्राइवर उस पर ब्रेक अप्लाई कर दे, बस को रोक दे। ठीक है? सामने मान लो गौ माता आ गई या कोई
पर्सन आ गया सामने और या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि ब्रेक अचानक लगाना पड़ा, तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हमें आगे की तरफ एक धक्का फील होता है। एक बार तो सबका सर जरूर टूटा होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है सबके साथ, पसंद तो सब बैठते हैं। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि जैसे ही बस रुकी, अब हमारे बस मूव करिए तो हमारे बॉडी को भी मूव करने की आदत है। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, लोअर पोर्शन बस के साथ रुक गया, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी उसी स्पीड से मूव करते रहना चाहता है, इसलिए हमें आगे की तरफ एक धक्का लगता है और हम आगे जाके सीट से टकराने के चांसेस होते हैं, इसलिए पकड़ के बैठना चाहिए, ठीक है ना। सो ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। क्लियर? तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया, और भी काफी सारे एग्जांपल है। चलती बस से अगर कोई पर्सन कूद जाए, ठीक है ना, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा ये क्या रिस्की होता है, जनरली लोग जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं, पर ये करना गलत है। लेकिन फिर भी फिजिक्स है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो फिजिक्स हमें बचा सकती है। फिजिक्स पढ़िए तो बच जाएंगे, ठीक है ना। कैसे? अगर चलती बस से हमें अचानक कूदना पड़ा, तो उस सिचुएशन में लोग एक गलती करते हैं कि कूदने के बाद अचानक रुक जाता है। अगर रुक जाएंगे तो उस केस में, चूंकि अभी बस मूव कर रही है और पर्सन बस के अंदर था, तो पर्सन की जो स्पीड है वो वही है जो बस की स्पीड थी। क्लियर? अब जब वो कूदेगा, चूंकि अर्थ की जो स्पीड है वो 0 है, तो जब वो कूदेगा तो अर्थ के कांटेक्ट में आते ही उसके पैरों की स्पीड हो जाएगी 0, जबकि अपर पोर्शन अभी भी बस की ही डायरेक्शन में और उसी की स्पीड से मूव कर रहे हैं। इस केस में उसे आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा और आगे की तरफ गिर जाएगा। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि तुमने देखा होगा जो प्रोफेशनल होते हैं लोग, जो बस से कूदने में माहिर होते हैं, वैसे ऐसा जनरली करते नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके साथ 2-3 कदम दौड़ के अपने मोमेंटम को धीरे धीरे 0 पे लेकर आओ और फिर उससे सेपरेट हो जाओ। अब ये मोमेंटम मैंने बोला, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो सीख लिया गया। मोमेंटम होता है P = mv। P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। m मास है, v वेलोसिटी है और p मोमेंटम है। P = mv, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से डिस्कस होती है। अभी मोर डिस्कस करेंगे इसे। तो फिलहाल समझ में आ गया ये कंडीशन है। तो इस तरह से दैट्स इट ऑल अबाउट द इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। और भी काफी सारे एग्जांपल है इसके, ठीक है ना, जनरल हम रेफरेंस में डिस्कस करते हैं। Now we are going to discuss a physical quantity which is momentum। काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स को डिफाइन करने से पहले का स्टेप है ये, और ये है मोमेंटम। डिफाइन करते हैं P से, और ये है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? सो क्लियर है कि यहाँ m इनटू v है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट होगी किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। तो m इंटू वी यानी मास और वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, जो कि होगा, लेकिन साथ में वेलोसिटी भी है, तो ही उसके पास मोमेंटम होगा। अभी मैं रुका हूं, क्या मेरा कोई मोमेंटम है? नहीं। अभी ये मार्कर रुका है, इसका कोई मोमेंटम है? नहीं। लेकिन अगर मैं मार्कर को थ्रो करता हूं तो उस केस में ये मार्कर एक सर्टेन मोमेंटम लेके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उस केस में जब ये मूव कर रहा है इसके पास मास भी है और इसके पास वेलोसिटी भी है। अगर मैं दौड़ने लगूं तो मेरे पास भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम होगा, यानी जो पर्सन रुका है उसका मोमेंटम 0 है, लेकिन जो पर्सन दौड़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम जरूर होगा, क्योंकि मोमेंटम 2 ही चीजें देखता है, मास है चेक, वेलोसिटी है चेक। इसका मतलब मोमेंटम वहां जरूर होगा। यूनिट होगी किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। ये फिजिकल क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी के चेंज के ऊपर बेस्ड है। यानी अब हमारे जो टॉपिक है इसमें हीरो की एंट्री होने वाली है, और यहाँ हीरो कौन है? यहाँ का हीरो है फोर्स। पहले मैंने बोला सब कुछ फोर्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ का हीरो फोर्स है। अब फोर्स के बारे में अभी तो सिर्फ बातें हो रही थी, अब उसके एक्सप्रेशन की एंट्री होगी, और फोर्स की एंट्री तब होती है जब मोमेंटम चेंज होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम होते ही फिजिक्स में फोर्स आ जाता है। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस second law of motion, and second law of motion is called law of change in momentum. It is also known as law of change in momentum. Okay, so अगर मोमेंटम हम डिस्कस करें, देखो P = mv, थोड़ा सा और देखते हैं क्योंकि हमें अगले पॉइंट पे सीक्वेंस चेंज करना है। P = mv। एक जनरल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक कार और एक ट्रक है, हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों 50 km/h से मूव कर रहे हैं, एक छोटी कार और एक ट्रक, तो इस केस में किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ऑब्वियस है ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है, मास ट्रक का ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा।
नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगर एक कार और एक ट्रक दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बिल्कुल कार की स्पीड ज्यादा होगी। काफी ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि मोमेंटम सेम है, इसका मतलब m into v सेम होना चाहिए। मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, सो वेलोसिटी ऑफ कार को ट्रक के वेलोसिटी से ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी जाकर उनका मोमेंटम सेम हो सकता है। तो इट्स अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन नाउ। और मैंने कहा कि यहाँ फोर्स की एंट्री होने वाली है और फोर्स चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट जब भी फिजिक्स में रेट आता है इसका मतलब अपॉन में टाइम होगा, रेट बोलते हैं अपॉन में कौन होगा? टाइम। रेट ऑफ डेल्टा, डेल्टा फिजिक्स में किसको बताते हैं? चेंज को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी इज चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बस यही है। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो फोर्स के फॉर्मूले के रूप में आएगा, फॉर्म में आएगा। देखो किस तरह से इसको डेराइव करते हैं, जब इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो होगा F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। क्लियर? या जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको एक कंसीडर करते हैं, एक होगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P में लिख सकता हूं P फाइनल माइनस P इनिशियल और डेल्टा T अपॉन में एज इट इज है। क्लियर? हर स्टेप एक फॉर्मूले की तरह बिहेव करती है। P फाइनल जो होगा वो होगा M into V फाइनल, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, ऑब्वियस। मोस्ट जो एग्जांपल्स हैं उनमें मास कांस्टेंट रहता है, जनरली मास चेंज ही होता है। कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जहां मास चेंज होगा, हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी इसी चैप्टर के किसी पोर्शन में। तो P फाइनल कितना होगा? M into V फाइनल। और अगर हम बात करें P इनिशियल कितना होगा? P इनिशियल होगा M into V इनिशियल। क्लियर? सो अब क्योंकि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, F इज इक्वल टू, जब ये वैल्यू पुट करूंगा M कॉमन आएगा, यहां हम लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ये भी एक फॉर्मूले की तरह स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू M डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। It is acceleration, rate of change of velocity, change in velocity per unit time. It is acceleration. And now we have the most important formula of physics, जो कि अब हर जगह काम में आने वाला है, बहुत सारा काम में आने वाला है, सब कुछ इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ हमने डेराइव किया, मैंने कहा था हीरो की एंट्री हो चुकी है, उसका जो डेफिनेशन थी उसके बारे में जो हवा थी वो तो पहले लॉ ने बना ली थी और अब उसकी वैल्यू हमारे सामने है। और ये है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma। यूनिट की बात करें सबको याद है, स्पीड होगी किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो न्यूटन है। F इज इक्वल टू m। क्लियर? सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा मैंने कहा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की वैल्यू देता है। इस फॉर्मूले को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, यानी याद हमें फिजिक्स को याद रखते हैं, पर फिलहाल माइंड में एक चीज रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, हम इसे ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम इसे याद रखेंगे F net इज इक्वल टू, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। हम कैसे याद रखेंगे? बोलेंगे F इज इक्वल टू m, पर माइंड में रखना है F net इज इक्वल टू m, क्योंकि सिंपल केसेस में तो एक ही फोर्स होता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं F इज इक्वल टू m में। लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे तो फिर एक फोर्स से काम नहीं चलता, वहां 2, 3, 4 फोर्स हो सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स वर्क कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को ऐसे काम में लेना, पहले उन सबका F net निकाल लो, पहले उनको देख लो भाई कि रिजल्टेंट कितना है, और फिर उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सो दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने इसका डेरिवेशन देखा, हमने देखा कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिला है, पर अब बात है इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हर लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द जनरल एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है कि कैच करते टाइम जो प्रोफेशनल फील्डर्स होते हैं वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? चलो देखो, बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म से इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा रूल है,
तो बचपन में जब क्रिकेट खेलना हमने शुरू में सीखा है, ठीक है ना, क्रिकेट सबको पसंद है हिंदुस्तान में, ठीक है, सब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम क्रिकेट के बारे में बात करें तो जब हम शुरू में क्रिकेट खेलना सीखते हैं और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक कैच हमारी तरफ बहुत तेजी से आता है, ठीक है ना, कैच लेना हमने नया नया सीखा ही होता है, कैच हमारी तरफ बहुत तेजी से आता है और हम कैच हाथों को ऐसे रोक के उस कैच को कर लेते हैं। कैच लेने की खुशी के साथ साथ हाथ में चोट लगने का गम भी होता है, ठीक है ना, पर ईगो के चक्कर में हम किसी को बता नहीं सकते कि चोट लगी है, वरना समझ पड़ेंगे, ठीक है ना, तो हम जनरली लोगों को बताते नहीं है, लेकिन लगी तो जोर से, ठीक है ना, आउट होना तो गया हार्ड में, लेकिन लगी जोर से, तो एक गलती हम करते हैं। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हमें समझ में आता है कि अगर हम तेज बॉल को भी कैच करें और कैच करते टाइम हाथों को पीछे की तरफ पुल करें, खींचे पीछे की तरफ, तो फिर उस केस में जो फोर्स है, जो चोट है, वो कम लगती है। तुमने देखा होगा जो विकेट कीपर होते हैं, धोनी जो है, वो जब भी बॉल को कैच करता है तो हाथों को कहाँ लेके जाता है, पीछे की तरफ कैच करता है, हाथों को कहाँ लेके जाता है, पीछे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ वो लेके जाता है। तो उस केस में इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम हाथों को पीछे की तरफ, तेज कैच में भी अगर हम हाथों को पीछे की तरफ जाएं तो चोट कम लगती है। ये पूरा का पूरा एग्जांपल रिलेट है इस फॉर्मूले से और वो है F = डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। कैसे, देखो समझते हैं। सपोज एक बॉल तुम्हारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है, उस बॉल के पास मोमेंटम है क्या, बिल्कुल है, बॉल का मास है और साथ में उसकी वेलोसिटी भी है। भारी बॉल होगी, ठीक है ना, कॉर्क के बॉल से खेल रहे हैं या लेदर बॉल से खेल रहे हैं या प्लास्टिक बॉल से खेल रहे हैं या रबर बॉल से खेल रहे हैं, टेनिस बॉल से खेल रहे हैं, तो उस केस में जो बॉल है वो स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही है। अब बॉल के पास मोमेंटम है, जोर से शॉट लगाया गया है तो मास भी है और मोमेंटम भी है, दोनों ही चीज उसके पास है, ठीक है। तो मास होगा, मोमेंटम होगा और बॉल तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि अगर हमने हाथों को रोके रखा और बॉल जोर से आके टकरा गई, हाथों को रोक के रखा है, बॉल टकरा गई, इस केस में क्या हुआ, बॉल का मोमेंटम mv से 0 हो गया, क्योंकि तुमने कैच कर लिया। कैच करना क्या होता है, बेसिकली कैच करना होता है मोमेंटम को 0 कर देना, एम्पायर आउट बोल देता है, ठीक है, क्योंकि तुमने मोमेंटम को 0 कर दिया, ठीक है ना, वो कैच करना हो जाता है। तो बॉल आके तुमने उसको एक साथ उसके मोमेंटम को 0 किया। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम में टाइम कितना लगा, चेंज इन मोमेंटम में टाइम कितना लगा, नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि एक साथ बॉल आके रुक गई और जो टाइम था वो 1 सेकंड से भी कम था। जो क्रिकेट के शौकीन है वो जानते हैं कि स्लिप में जो अक्सर केसेस लिए जाते हैं या पॉइंट में जो केसेस लिए जाते हैं, वहां पर रिएक्शन टाइम बताया जाता है और वो जो रिएक्शन टाइम होता है वो कैसा होता है, लगभग ना के बराबर, ठीक है ना, 1 सेकंड से भी कम का होता है, पॉइंट में होता है वो रिएक्शन टाइम। इतने कम रिएक्शन टाइम में जब कैच ले लेता है, यानी बैट्समैन से बॉल इतने कम, 1 सेकंड से भी कम टाइम में पहुंच गई, तो सोचो जब रुकी होगी ये टाइम उस पॉइंट के भी कंपेरिजन में कितना कम है, यानी कि टाइम बहुत कम है। और जब टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, क्योंकि एंट्री प्रोपोर्शनल, तो फोर्स कैसा होगा, बहुत ज्यादा, फोर्स कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर हमने कैच करते टाइम हाथों को रोक के रखा तो जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो चोट भी ज्यादा लगेगी। ये रीजन है कि कैच करते टाइम हाथों को रोक के रखेंगे तो चोट ज्यादा लगती है। अब सेकंड सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। अगर हम कैच करते टाइम अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करें, जो कि एक प्रोफेशनल और अच्छा फील्डर करता है, अगर हम अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करें तो उस केस में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अब मोमेंटम देखो, बॉल उसी स्पीड से आ रही है, मोमेंटम अभी भी वही है, लेकिन इस बार हमने उस मोमेंटम को 0 होने के लिए हमने बॉल को कैच किया और हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, उसको 0 होने देने के लिए हमने टाइम दिया है। इस बार mv से 0 होने में इस बार पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगा है। जब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट? जैसे ही टाइम ज्यादा होगा फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन है, तो फोर्स कम होगा, इसलिए चोट भी कम लगेगी और इस बार कैच लेना काफी कंफर्टेबल रहेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो नाउ मूविंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और जो कि काफी सिंपल है, काफी इजी है, सो इससे रिलेटेड था। नाउ मूविंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, and we know the third law of motion is also known as, बोलो क्या, action reaction। third law of motion, third law of motion, and it is also known as action reaction। clear? action reaction, third law of motion, काफी बढ़िया नाम है इसका, ठीक है ना, action reaction। और इसका जो डेफिनेशन है वो तो एक फेमस डायलॉग है, हर विलेन वो डायलॉग बोलता है, बदला लेने से पहले। और क्या है वो डायलॉग? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बराबर और ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है, यानी तुमने वैसा किया तो हमने वैसा करना, ठीक है ना, देखो कैसा। ये क्या हुआ, ये क्या कंडीशन है, ये है बदला लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होती है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन और रिएक्शन मैंने बोला है ये फोर्सेज ही होते हैं, एक्शन भी एक फोर्स होता है, रिएक्शन भी एक फोर्स होता है। और इंपॉर्टेंट है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक साथ साथ में होते हैं, ठीक है ना, अलग नहीं होते। एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होंगे। सो एक्शन भी एक फोर्स, रिएक्शन एक फोर्स है। यहां से पता चलता है कि फोर्स अकेला नहीं होता, कभी फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक्शन अगर इधर है तो रिएक्शन उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्वल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक ही टाइम पे वर्क करते हैं। तो ये कहना कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है ये सही नहीं होता है। यानी हम किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन मान सकते हैं, इस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी एक को रिएक्शन कंसीडर कर लिया गया है तो फिर दूसरे को हम रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ बोर्ड पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसके केस में अगर मैं यहाँ एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस केस में मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एक्शन होगा और जो बोर्ड फोर्स लगा है वो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। हम किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया हाथ के बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझे तो सपोज हमारे पास एक सरफेस है, एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हमने एक बॉक्स रखा है, एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है m, ठीक है। अब F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग नीचे जो फोर्स लगेगा mg, पहली बार इंटू mg की याद रखना, ठीक है। नीचे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है mg। अब इस मार्कर पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। F इज इक्वल टू ma। देखो एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गई, अभी हमने स्टार्ट नहीं की एप्लीकेशन लेकिन स्टार्ट हो गई थी। F इज इक्वल टू mg, हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स या उसका वेट, यही इसका वेट है और वेट हमेशा कहां वर्क करता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड वर्क करेगा। ये एक्शन फोर्स हुआ, तो यहाँ ये रिएक्शन है, क्लियर। तो R ऊपर और mg नीचे, चूंकि ऑब्जेक्ट रुका है तो मैं कह सकता हूं R किसके बराबर होगा mg अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, ठीक है। R इज इक्वल टू mg। अब R रिएक्शन फोर्स है, mg एक्शन फोर्स था। अब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्शन और रिएक्शन है ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही इसका आंसर है, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। ज्यादा लोग समझते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, नहीं, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। यानी अगर इस एग्जांपल के हिसाब से देखें तो mg फोर्स ये ब्लॉक किसके ऊपर लगा रहा है, सरफेस के ऊपर, और सरफेस ये r फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है, m ब्लॉक के ऊपर। यानी mg लग रहा है सरफेस पे और r लग रहा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। यानी एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, ये ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज एक्शन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस लेक्चर में हमने अभी तक तीनों लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया, तीनों के एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया। और यहाँ पहला जो लॉ है, यहाँ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिली, सेकंड लॉ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली F नेट इज इक्वल टू ma, और थर्ड से हमने यहाँ ये देखा कि जो फोर्स है उसकी नेचर क्या होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, क्योंकि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट और थर्ड दोनों को समझ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ हमें ये डिस्कस करना है, यहाँ हमने इसके डेफिनेशन में एक पॉइंट बोला था कि चेंज इन मोमेंटम से ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो है फॉर्मेशन बनती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनता है। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं या चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। सो जो छोटा सा टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बोनस है ऐसे समझ लो, वो है चेंज इन मोमेंटम। जब भी इस पर क्वेश्चन बनता है तो बच्चों को मोमेंटम की डायरेक्शन में फंसा दिया जाता है, मोमेंटम की डायरेक्शन में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। देखना उसको बहुत अच्छे से समझना, कई न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। सपोज यहाँ एक वॉल है, एक दीवार है, ये एक वॉल है, ठीक है, यूनिफॉर्म, और यहाँ एक बॉल है, ये बॉल है और ये बॉल है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, बॉल बढ़िया, ठीक है। तो बॉल जो है, इस बॉल का मास कितना है m, और ये जो बॉल है, ठीक है, ये मूव कर रही है बॉल की तरफ, और कितनी स्पीड से, स्पीड से, ठीक है, राइम चल रही है, पॉइंट जैसे चल रहा है, ठीक है। तो बॉल है और ये बॉल है, और बॉल जो है उसका मास m है, और ये v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से इसकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद जाके ये जो बॉल है वो इस बॉल पे टकरा जाती है, ठीक है, ये जाके इस पे टकरा जाएगी, और जब ये यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद सपोज इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन भी पढ़ना है आगे, ठीक है, फिजिक्स में बहुत कुछ है। तो यहाँ जाके टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौटती है, इससे टकराने के बाद जब ये वापस लौटेगी,
जाके स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद जब ये वापस लौट रही है तो उस केस में वापस से सपोज ये सेम स्पीड से मूव कर जाती है, सेम पाथ पे वापस लौट जाती है और v स्पीड से। मास अभी भी m है, टकराने के बाद मास चेंज नहीं होगा। तो क्या पॉइंट है, एक बॉल जिसका मास m है वो जाती है, एक बॉल से टकराती है और वापस सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, लौट जाती है। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन दिस क्वेश्चन? ये समझ गया, समझो, बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, लौटने के बाद फाइनल मोमेंटम भी कितना है mv, फॉरवर्ड मोमेंटम mv और बैकवर्ड मोमेंटम भी कितना है mv फॉरवर्ड mv बैकवर्ड। बोलो क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ? देखो सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम सोचने में लगता है कितना होगा, जीरो नहीं, इट्स अबाउट डायरेक्शन। हमें लग रहा है कि देखो इनिशियल मोमेंटम भी mv था, फाइनल मोमेंटम भी mv है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, जीरो। नहीं, चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं है। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। क्या फोर्स जीरो हो सकता है? वो तो दीवार को ही पता है ना कि फोर्स जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमने बॉल को इतनी जोर से स्पीड से किसी दीवार पे थ्रो किया और बॉल लौट के आ गई तो दीवार पे फोर्स ही नहीं लगा। अब दीवार बोल नहीं सकती, लेकिन हमें पता है दीवार को जोर से लगी। अगर यही चीज हम हमारे दोस्त के साथ करते हैं, जोर से बॉल को फेंकर बॉल लौट के ऐसे स्पीड से, तो लोग अरे चेंज इन मोमेंटम तो हुआ ही नहीं, कोरोना किस बात का, लड़ाई किस बात की? पर ये तो उसको ही पता है कितनी जोर से फोर्स लगा। यानी यहाँ चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो गलती हम कहाँ कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की कंसीडरेशन में गलती कर रहे हैं। यानी अगर मुझे यहाँ चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस और रिवर्स डायरेक्शन को माइनस कंसीडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो p फाइनल कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है तो ये होगा माइनस mv और माइनस p इनिशियल कितना होगा, ये होगा प्लस mv। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 2mv। ठीक है, माइनस बीच में इसकी वजह से वो प्लस mv है। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, उल्टा, जीरो की बजाय 2mv हो गया। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि बॉल के मोमेंटम में जो भी चेंज हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखा है ये तुम्हें कॉलिजन में भी हेल्प करेगा। तो फिलहाल इस छोटे से एग्जांपल से हमने ये सीखा कि चेंज इन मोमेंटम जब भी हम डिस्कस करेंगे उसमें गलती नहीं करनी है। क्लियर? तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ एक बॉल है हमारे पास, सपोज इस बॉल का जो मास है वो 1 kg होता है, मान लो, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और ये 2 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है बॉल से, कितना, 2 मीटर पर सेकंड, और वापस भी 2 मीटर पर सेकंड से लौट गई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 2, फाइनल मोमेंटम भी कितना हो गया, mv 2, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 4, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 4 इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो इस तरह से हम चेंज इन मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। So that's it for today's video lecture, and in the next video lecture we will discuss some very important definitions and applications related to laws of motion. तो application हम next class में discuss करेंगे। तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, कैरी ऑन रखो। ठीक है, इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करो। See you in next class. Thank you.